एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलोन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी से ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो 11th में हमारा ज्योग्राफी का 2 बुक लगता है। तो जिसमें से ये हमारा जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इस बुक से हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का हमारे नाम है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो क्या है ये ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो हम इसको पूरा वीडियो में अच्छे से समझेंगे आखिर है क्या। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले जब हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में, तो हमारे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आता है। तो इसीलिए हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, तारे हैं, सूर्य है, जो भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, सब कुछ देखेंगे, कवर करेंगे। आपने सोचा तो होगा ही कि आखिर ये सब ब्रह्मांड कैसे बना, तारे कैसे बने, हमारा जो पृथ्वी है कैसे इस पर लाइफ पॉसिबल है, किस वजह से पॉसिबल है, तारे कैसे चमकते कैसे हैं, सूर्य कैसे बना, और ये पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, सब कुछ समझेंगे। इसी एक वीडियो में पूरा सब कुछ हम चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो जो अर्ली लोग थे, पहले के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे बेसिकली उस टाइम के लोग, तो उन्होंने अर्ली थ्योरी दी। तो अर्ली थ्योरी में उन्होंने अर्थ के ओरिजिन पे ज़्यादा फोकस किया। फिर बाद में हमारा आया मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी पे जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन पे ज़्यादा फोकस किया। अब ऐसा क्यों, ये 2 थ्योरी क्यों, और दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा अप्लीकेबल है, क्योंकि जो अर्ली थ्योरी है उस पर हम केवल अर्थ के ओरिजिन को पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न थ्योरी का कहना था, मॉडर्न साइंटिस्ट का कहना था कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को अच्छे से समझ जाएं तो हम अर्थ को भी समझ जाएंगे अच्छे से। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को समझेंगे तो अर्थ को भी समझ जाएंगे। और इसमें काफ़ी कुछ मॉडर्न थ्योरी में काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जो अर्ली थ्योरी में नहीं है। तो फिर अर्ली थ्योरी पढ़ने का मतलब ही क्या है, फिर हम अर्ली थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। तो अर्ली थ्योरी पढ़ने का यही मतलब है, जैसे कि पहले के टाइम पे बैलगाड़ी था, तो बैलगाड़ी के पहियों का निर्माण हुआ और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में वो सक्षम रहा, और कहीं ना कहीं वो मदद किया, हेल्प किया। तो उसी से ही इवोल्यूशन, उसी का ही डेवलपमेंट होते होते आज के टाइम पे कार और मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब बनने लगे। तो कहीं ना कहीं उसका रोल तो है, तो उसे भी हम थोड़ा सा देखेंगे जरूर। इसी वजह से हम अर्ली थ्योरी को भी पढ़ेंगे और मॉडर्न थ्योरी को पढ़ेंगे। तो मॉडर्न थ्योरी में जैसे कि हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ने वाले हैं, तो यूनिवर्स में हमारा जो कुछ भी आता है, गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम, सन, हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, एस्टेरॉइड और सब कुछ, मतलब सब कुछ हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्टार्स हैं, तो स्टार्स में हम स्टार को भी पढ़ेंगे, साथ साथ सन को पढ़ेंगे, मतलब सन भी एक स्टार ही है। और प्लैनेट्स देखेंगे, प्लैनेट्स और अर्थ को भी देखेंगे। और जो हमारा प्लूटो है प्लैनेट्स में, वो पहले तो था, लेकिन फिर बाद में कहाँ गायब हो गया, क्या वो ख़त्म हो गया, या फिर मतलब कहाँ गया, उसके बारे में, प्लूटो के बारे में भी देखेंगे। फिर हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखेंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो हमारा अर्थ था वो पहले आग का गोला था, वो एकदम गर्म था। तो वो कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ठंडा हो गया, और लाइफ कैसे पॉसिबल हुआ, यानी लाइफ ऑन अर्थ पे लाइफ कैसे आया, वो भी हम देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का हमने ओवरव्यू तो दे दिया। देखिए, ओवरव्यू आपको हर चैप्टर का देखना चाहिए, या इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको देखने चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर का ओवरव्यू होता है, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं या कोई इंट्रोडक्शन वीडियो आप पढ़ लेते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस पूरे हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे आपको बहुत मदद मिलता है। इसीलिए चैप्टर का ओवरव्यू हमेशा पढ़िए, उसका इंट्रोडक्शन हमेशा पढ़िए। तो मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब हम टॉपिक्स को अपने स्टार्ट करेंगे। तो उसमें देखेंगे अर्ली थ्योरी के बारे में, फिर पूरा अर्ली थ्योरी में ओरिजिन ऑफ अर्थ को देखेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी सब
अर्ली थ्योरी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद फिर मॉडर्न थ्योरी में हम पूरा सब कुछ देखेंगे। काफ़ी कुछ मॉडर्न थ्योरी भी है, अर्ली थ्योरी बस थोड़ा सा ही दिया है। तो अर्ली थ्योरी को हम थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी को देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ली थ्योरी। तो अर्ली थ्योरी में हमने देखा था कि पहले कि हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पे ज़्यादा फोकस किए थे अर्ली थ्योरी में। तो एक बार पिछले वीडियो को पिछले अभी जो पार्ट था उसको हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो फिर कनेक्टिविटी डेवलप हो पाएगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उसमें हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट लोग थे, पहले के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सोचा, डिस्कवर किया कि आखिर ये सब ब्रह्मांड कैसे बना, पूरा होल यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बना, सोलार सिस्टम कैसे बना। तो उन्होंने उसके ऊपर एक अर्ली थ्योरी दी। तो अर्ली थ्योरी में उन्होंने अर्थ के ओरिजिन पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन उसके बाद फिर हमने भी देखा था कि फिर मॉडर्न थ्योरी आई, क्योंकि अर्ली थ्योरी उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं थी। तो मॉडर्न थ्योरी का ये कहना था कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को पढ़ लेते हैं तो अर्थ को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अर्थ फिर आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो इसीलिए अर्ली थ्योरी को टर्मिनेट करते हुए हमारा मॉडर्न थ्योरी आया। तो मॉडर्न थ्योरी में फिर बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, हाइपोथेसिस दी उन्होंने, कुछ थ्योरीज दी। तो उसको भी हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम अर्ली थ्योरी को पढ़ते हैं। तो अर्ली थ्योरी में हम ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। तो इन 1755 जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट एक नेबुलर हाइपोथेसिस। तो जो हमारा एक सबसे पहला जो हाइपोथेसिस दिया गया था, वैसे तो बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे फिलोसोफर ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए थे, बहुत सारे थ्योरीज को दिया था, लेकिन कुछ गिने चुने हाइपोथेसिस और थ्योरीज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हाइपोथेसिस था वो नेबुलर हाइपोथेसिस था, नेबुलर हाइपोथेसिस। और इसे दिया किसने था, वो जर्मन थे, जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट 1755 में। तो 1755 में जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं और उसके बारे में और हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस नेबुला वर्ड से बना है। तो अब ये नेबुला क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो नेबुला यानी कि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। तो नेबुला यानी कि कुछ धूल कण और गैसों का बादल, क्लाउड, यानी कि इस तरह से कुछ ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं और कुछ गैसें हैं, तो उन्हीं का इस तरह से एक बादल। और इसमें जो गैस है हमारा, वो ज़्यादातर ये हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो इनका क्या कहना था, प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ नेबुला, यानी कि जो हमारे जो प्लैनेट्स बने हैं वो इस नेबुला से फॉर्म हुए हैं। ये जो नेबुला है, ये टोटल हमारा पूरा नेबुला है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ये पूरा नेबुला है हमारा। तो उनका कहना था कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो नेबुला से फॉर्म हुए हैं, which was slowly rotating, then due to rotatory moment dust particle accumulated and formed sun। तो अब इसमें रोटेटरी मोमेंट के कारण यानी ये पूरा रोटेट करने लगा, और रोटेटरी मोमेंट के कारण जो इसमें से डस्ट पार्टिकल थे और गैस थे वो एक्युमुलेट हो गए, यानी वो जुड़ना शुरू हो गए, वो जुड़ने लगे आपस में। और वो जब जुड़ने लगे तो वो एक मतलब सूरज को बनाया उन्होंने जुड़ जुड़ के ऐसे। तो वो एक्युमुलेट हुए और सन का फॉर्मेशन हो गया। फिर then new gravity also formed, now the rocks and dust accumulated due to rotatory moment and also rotate around sun due to sun's gravity, then it shapes the planet and sun। तो जैसे कि ये हमारा पूरा नेबुला था, क्लाउड था, डस्ट और गैस का क्लाउड था। तो ये क्लाउड में हमारा रोटेटरी मोमेंट आया, रोटेटरी मोमेंट आने के नाते ये पूरा रोटेट करने लगा, और ये जब रोटेट करने लगा तो ये एक्युमुलेट होने लगा। यानी अब कोई भी चीज़ अगर बिखरी हुई है और उसको हम एक सिरे से बांध के इस तरह से अगर उसको नचाएंगे, रोटेट करेंगे, तो वो एक जगह पे आके सब इकट्ठा होकर फिर सब ऐसे ऐसे नाचने लगेगा, मतलब बिखरेगा नहीं कोई, सब एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे नाचने लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ कुछ हुआ कि
और ये जब नाचने लगे तो एक्यूमुलेट हो गए, आपस में जुड़ गए। तो आपस में जुड़ने की वजह से फिर इन्होंने एक सन का फॉर्मेशन हुआ फिर वही। और उसके बाद जब सन फॉर्म हो गया तो सन की ग्रेविटी भी आ गई। और जब ग्रेविटी आ गई तो रोटेटरी मोमेंट और ग्रेविटी के कारण कुछ और भी छोटे छोटे एक्यूमुलेट हुए और वो फॉर्म हुए और रोटेट करने लगे। और यहाँ ऊपर जो सन का भी ग्रेविटी था तो वो सन का ग्रेविटी सभी ये जो एक्यूमुलेट हुए थे प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, तो एक्यूमुलेट होके नाचने लगे, रोटेट करने लगे और उसके साथ साथ सन के ग्रेविटी से वो बधे हुए थे। अब आगे देखते हैं इन 19 तो इस पे सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये सब ठीक है, ये सब बताया तो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था। तो कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स थे, जैसे कि ये नेबुला हमारा कहाँ से अचानक से ऐसे ही आ गया, सन फॉर्म कैसे हो गया सब। तो ये कुछ काउंटर आर्गुमेंट से उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे इसको नेग्लेक्ट कर दिया। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए इस पे जो कि इस पे अप्लाई नहीं हो रहा था इस हाइपोथेसिस पे, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं इन 1905 चैम्बरलेन एंड माउल्टन गेव प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। उसके बाद 1905 में चैम्बरलेन और माउल्टन इन दोनों ने प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस दिया। अब देखते हैं ये प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस क्या है। तो नाम से थोड़ा थोड़ा ये स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए कोई हाइपोथेसिस दिया था। A wandering star approached the sun, pulls some material and separated it the sun. So this separated material revolve around the sun due to sun's gravity and form the shapes of planet. तो ये काफी सिंपल है। इसमें इन्होंने बताया है कि इस तरह से ये हमारा जो सन था, ये हमारा सन हो गया। तो एक स्टार, एक वाइंडिंग स्टार घूमता फिरता हुआ ऐसे ही एक स्टार ऐसे आया और इसका ये तोड़ के लेके चला गया। कुछ पार्ट इसके जैसे अब कोलिजन हुआ, दोनों का टक्कर हुआ तो कुछ पार्ट तो टूटेंगे ही, बिखरेंगे इधर उधर। तो ये टूट के स्टार हमारा आ गया यहाँ। उसके बाद जब ये टूटा तो ये कुछ इसके जो पार्ट्स थे सन के, तो ये बिखर के ऐसे आ गए। अब ये जब बिखर के आ गए तो ये सन की ग्रेविटी के कारण ये ऐसे ही रिवॉल्व करने लगे। और रिवॉल्व करने की वजह से मतलब यही फिर प्लैनेट्स फॉर्म हो गए, सपोर्टेड बाय सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। तो ये जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने इसको सपोर्ट किया, बोला हाँ ये भाई ठीक है, थोड़ा सही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है इसका। और इसे बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं। तो बाइनरी थ्योरी क्यों कहते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। तो बाइनरी यानी कि टू, यानी दो। तो यहाँ बाइनरी थ्योरी का मतलब यही है कि जो हमारा स्टार है और ये सन है, तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये सन है और ये सन से टकराया और स्टार यहाँ पे ये प्लैनेट फॉर्म हो गया। तो इन दोनों का काफी बड़ा भूमिका है, बहुत साइग्निफिकेंट रोल है। तो इसी वजह से इन्हें बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं। तो अब 1950 में ओटो स्मिडिट और कार्ल बेजिस्कर, तो ओटो स्मिडिट थे रसिया के और कार्ल बेजिस्कर जो थे वो जर्मनी के थे। तो इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ चेंज के साथ, मतलब कुछ चेंजेस भी लाए, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया। उसके बाद ये नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। तो देखते हैं ये क्या चेंजेस लाए थे और कैसे सपोर्ट किया। तो सपोर्टेड नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किए, बताए हाँ कि भाई ये इस तरह से नेबुला था और सन फॉर्म हुआ जो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस में देखा था। तो उसको सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ये नेबुला हमारा पूरा था, सन ऐसे था, सन ऐसे फॉर्म हुआ, वो उसको सपोर्ट किए। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्या ऐड किए उसको देखते हैं। आल्सो सेड दैट द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। तो उसके बाद देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, हाँ ठीक है, सन ऐसे नेबुला के बीच में बन गया, वो सपोर्ट किया। लेकिन अब उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स के फ्रिक्शन से, उसके घर्षण से और उनके कोलाइड होने से, कोलिजन से एक डिस्क शेप क्लाउड बना, डिस्क शेप क्लाउड बना।
तो ये डिस्क शेप क्लाउड यानी कि इसी तरह से ही, इस तरह से ये डिस्क शेप में ऐसे पतली लेयर में इस तरह से ये डिस्क शेप क्लाउड बन गया। एंड द प्लैनेट्स वेर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। तो अब ये जो हमारे प्लैनेट्स, यहाँ जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स एक्रेशन के प्रोसेस से फिर फॉर्म हुए। तो एक्रेशन का प्रोसेस क्या देखते हैं। तो एक्रेशन का प्रोसेस यानी कि जब ये क्लाउड कंप्रेस हो गया, एकदम डिस्क शेप में बन गया, चपटा थोड़ा, तो जब ये बन गया तो अब जब सीधा बात है कि अब वो जो चपटा होगा, कंप्रेस होगा, तो पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। और जब पार्टिकल्स नजदीक आ गए तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो गए और फिर वो प्लैनेट्स बन गए। लेकिन अर्ली थ्योरी में काफी कुछ लिमिटेशंस था, तो लिमिटेशंस को भी हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमारा अर्ली थ्योरी नेग्लेक्ट हो गया और फिर मॉडर्न थ्योरी आया। तो इसमें जैसे कि अर्ली थ्योरी के हिसाब से सभी प्लैनेट्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स जैसे सैटर्न का डायरेक्शन सेम नहीं होता है, और कुछ प्लैनेट्स गैसियस फॉर्म में भी है, तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसी कारण से अर्ली थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी अर्ली थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने ये सारे हाइपोथेसिस थ्योरीज दी, अर्ली थ्योरी दिया गया, तो उसी से ही थोड़ा मॉडर्न थ्योरी जिन्होंने दिया उन्हें आइडिया मिला थोड़ा। अगर अर्ली थ्योरी नहीं होता तो उन्हें शायद उतना आइडिया नहीं आता, लेकिन ये अर्ली थ्योरी के नाते ही उन्होंने और सोचा और लिमिटेशंस को दूर किया और मॉडर्न थ्योरी फिर दिया। मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल है, इसी के हेल्प से ही मॉडर्न थ्योरी दिया गया। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। अब जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम मॉडर्न थ्योरी को पढ़ेंगे और बाकी पूरा हमारा जो आगे का वीडियो होगा वो सब मॉडर्न थ्योरी पे ही होगा। अर्ली थ्योरी जैसे कि इसके लिमिटेशंस थे, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो इसी वजह से इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में हमारे जितना दिया हम उतना ही पढ़ रहे हैं। और बाकी जो हमारा पूरा चैप्टर है वो मॉडर्न थ्योरी पे ही बेस्ड है, जिसमें हम यूनिवर्स के ओरिजिन को पढ़ेंगे, स्टार्स, प्लैनेट्स, मतलब इन्हीं सब के फॉर्मेशन को फिर से पढ़ेंगे और नए एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ेंगे जो हमारे नए साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके बाद फिर हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को देखा। नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद फिर हमने प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस को देखा और फिर हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को ही थोड़े से चेंजेस के साथ ऑटो स्मिडिट रसिया के थे और कार्ल मेजिस्कर जो जर्मनी के थे, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा और चेंज किया और नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी को। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपका, या तो आप कमेंट सेक्शन में इसको आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लें।